देखेंगे आज हम क्लास 10 का पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। यह जो चैप्टर है वह बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग हर साल 2 से लेकर 4 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस चैप्टर को बहुत इजी वे में आपको समझाया जाएगा। इतना इजी वे में समझाया जाएगा कि आप एक बार आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, पुनः उसे देखने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो हमारा चैप्टर है, इसमें पहला नाम आ रहा है आपका रासायनिक आ रहा है। रासायनिक जो है यह विज्ञान की एक शाखा है। तो 2 शब्द होते हैं, एक रासायनिक होता है आपका और एक आपका भौतिक होता है। रासायनिक का उल्टा भौतिक होता है और भौतिक का उल्टा रासायनिक होता है। दोनों में सबसे पहले आप डिफरेंस जानिए, उसके बाद इस चैप्टर के विषय में आपको बताएंगे। तो रासायनिक क्या होता है कि कहता है कि अगर कोई भी पदार्थ है हमारा, अगर वह दूसरे पदार्थ से अब क्रिया कर रहा है और उसकी आकृति संरचना में परिवर्तन हो रहा है और नया पदार्थ बन रहा है तो उसे हम रासायनिक कहेंगे। और जब वह उसके गुण संरचना संगठन में परिवर्तन होगा, लेकिन कोई नया पदार्थ जब कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा तो उसे हम कहेंगे भौतिक कहेंगे। और जब नया पदार्थ बन जाएगा तो रासायनिक कहेंगे। और अब क्रिया आप लोग जानते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के समीप आएंगे तो कुछ न कुछ उनके बीच रिएक्शन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अब क्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास Na है और प्लस Cl है। Na कोई दूसरा तत्व है और Cl कोई दूसरा है। यह एक दूसरे के समीप आएंगे और हमारा रिएक्शन करेंगे और बन जाएगा NaCl। तो यह नया तत्व बन जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है रासायनिक समीकरण, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसको जिस और सूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम ले लिया और ले लिया हमने क्लोरीन, और इसको जब एक दूसरे से हमने मिलाया तो हमको मिल गया सोडियम क्लोराइड मिल गया। तो जब सोडियम क्लोराइड मिल गया तो इसको जिस और सूत्र से दर्शाएंगे या जिस संकेत से दर्शाएंगे उसी को हम समीकरण कहेंगे। जैसे सोडियम का संकेत हमारा Na हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया। अब यह रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा NaCl। ये हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो सबसे पहला अब हम काम करेंगे इसमें, इस चैप्टर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे। रासायनिक जो अभिक्रिया होता है, हमने आपसे बताया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें हमने बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी परिभाषा इसकी हमारा यह होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो रासायनिक जो भी अभिक्रिया होता है उसको हम एक तीर की सहायता से दर्शाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम एक तीर की सहायता से दर्शाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया
H2 अब प्लस Cl2 हमारा बन गया 2HCl बन गया हमारा। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें देख रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम तीर से दर्शाएंगे तो कुछ जो पदार्थ है हमारे वह तीर के पहले पड़ रहे हैं और कुछ पदार्थ तीर के उधर पड़ रहे हैं दाहिने तरफ। तो जो पदार्थ तीर के बाएं तरफ पड़ेंगे उसे हम बोलते हैं अभिकारक, उसे बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे। और जो पदार्थ तीर के दाहिने तरफ पड़ेंगे उसे बोलेंगे हम उत्पाद। तो परिभाषा होती है अभिकारक की कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद का होता है वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम उत्पाद कहेंगे। यानी इस रिएक्शन से हमको दो फार्मूला मिल रहा है, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक मतलब क्या? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यह अभिकारक है क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और इनके फलस्वरूप हमको बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी 2HCl। यह इसका उत्पाद होगा। यानी कहता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया हमारी होती है, यानी कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिससे नया पदार्थ बनता है, उसी अभिक्रिया को हमने बताया आपसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या होता है रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को जिस सूत्र या जिस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसी को रासायनिक हम समीकरण कहते हैं। यानी हमारी रासायनिक समीकरण की परिभाषा होती है रासायनिक अभिक्रिया को जिस सूत्र या जिस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए हमने लिखा भी है, परिभाषा भी लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को जिस प्रतीक या सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण जो होता है हमारा वह दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है उसे हम बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए जो रासायनिक समीकरण हो गया हमारा दो प्रकार का होगा। पहला हमारा होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, दूसरा जो होता है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है? कहता है कि वह रासायनिक समीकरण जो संतुलित न हो, यानी अभिकारक में जो अणुओं की संख्या हो वह उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर न हो, उस समीकरण को रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जिसमें भाग लेने वाले जितने पदार्थ के जितने अणु हों, उत्पाद में अगर उस पदार्थ के उतने अणु न हो तो वह जो रासायनिक समीकरण होगा उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। कंकाली रासायनिक समीकरण जो होता है वह डिसबैलेंस्ड समीकरण होता है। यानी उसमें जितने अभिकारक में किसी पदार्थ के अणु हैं उतने पदार्थ उत्पाद में उस अणु के नहीं होते हैं। तो उस रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण होता है जिसको आपको बोर्ड में पढ़ना भी है और आपके सिलेबस में है भी, और बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है 2 से 4 नंबर के बीच कोई रासायनिक समीकरण दे देगा और कहेगा उसको आप संतुलित कीजिए। तो उसको मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? कहता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के जितने अणु होंगे उनके अणुओं की संख्या जो होगी वह उत्पाद के अणुओं की
संख्या के बराबर होगी उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक में किसी तत्व के जितने अणु होते हैं उत्पाद में भी उस तत्व के उतने ही अणु होते हैं, उस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी हम जो अभिकारक लेंगे, जितने अणु किसी तत्व के अभिक्रिया में भाग लेंगे, उत्पाद में भी उस तत्व के अगर उतना ही अणु रहेंगे तो उस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई रासायनिक समीकरण लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रासायनिक समीकरण है और उस रासायनिक समीकरण के सहायता से आपको हम संतुलित रासायनिक समीकरण और कंकाली रासायनिक समीकरण बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई तत्व लिया, जैसे हमने ले लिया Na2, चाहे Na ले लिया हमने, अब प्लस ले लिया यहाँ Cl2 ले लिया। अब इससे हमारा जो समीकरण बन रहा है वह बन जा रहा है 2NaCl। तो इसमें देख रहे हैं हमारा Na की इधर कितने अणु है, Na की इधर अणुओं की संख्या 1 है और Cl का कितना है, 2 है। अब उत्पाद में चलेंगे, उत्पाद में हम देख रहे हैं Na के अणुओं की संख्या है वह 2 है। क्यों 2 है, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा Na में भी और 2 से Cl में भी मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ Cl में अणुओं की संख्या देख रहे हैं 2 है, Na में भी 2 हो गया, इधर से गुणा कर दिए, और Cl में भी 2 हो गया। तो देखिए इधर अभिकारक में Na के 1 अणु है, उत्पाद में Na के 2 अणु हो गया है, और इधर देखिए यह देखिए Na के 1 अणु है और Na के 2 अणु है, यह दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए इस रासायनिक समीकरण को हम क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्यों, क्योंकि इनमें अणुओं की संख्या डिफरेंस है, इधर 1 है उधर 2 है। इसलिए अभिकारक में जितने अणु Na के हैं उतने उत्पाद में नहीं है, इसलिए यह रासायनिक समीकरण जो होगा वह कंकाली रासायनिक समीकरण होगा। अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण देखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण में हमने यह बताया कि कोई भी अगर तत्व होगा उसका अभिकारक में जितने अणु होंगे उतने ही और अगर उत्पाद में होंगे तो वह जो रासायनिक समीकरण होगा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, यहाँ हमने H2 ले लिया, हाइड्रोजन है हमारा, इसके 2 अणु है, और Cl ले लिया, इसके भी 2 अणु है, और हमने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया करा दिया और इससे हमको बन गया 2HCl। अब हमको चेक करना है कि यह जो रासायनिक समीकरण दिया है क्या यह संतुलित रासायनिक समीकरण है कि कंकाली रासायनिक समीकरण है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देख रहे हैं अभिकारक में H है हमारा, उसी H के 2 अणु है, और Cl है उसके भी 2 अणु है। अब उत्पाद में चलेंगे, हम उत्पाद में देख रहे हैं H के कितने अणु है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे H के 2 अणु हो गया, और Cl में भी अगर हम इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl का भी 2 अणु हो गया। तो यह जो हमारा रासायनिक समीकरण होगा यह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, किसी भी तत्व के जितने अणु अभिकारक में होते हैं उतना ही अणु उत्पाद में भी होते हैं, तो वह जो रासायनिक समीकरण होता है वह संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। देख रहे हैं आप लोग, हाइड्रोजन का 2 अणु इधर भी है और हाइड्रोजन का 2 अणु इधर भी हो गया, Cl का 2 अणु इधर भी है, Cl का 2 अणु इधर भी हो गया। तो यह जो रासायनिक समीकरण होगा हमारा वह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होगा उसको संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें हम आपको कुछ विधियों का बताएंगे। जिसमें पहला विधि हम बता रहे हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहता है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया है हीट एंड ट्रायल विधि से दिया गया समीकरण को संतुलित कीजिए, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। तो हीट एंड ट्रायल जो मेथड है उसका अंग्रेजी में यह वर्ड है, इसका हिंदी में जो मान अर्थ होता है वह होता अनुमान विधि। अनुमान विधि में हम करते क्या है कि अनुमान लगाते हैं कि अभिकारक में जितने अणु हैं क्या उतने अणु उत्पाद में हैं।
अगर नहीं रहेंगे तो उसको हम बैलेंस करेंगे। देखिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, किसी एक को पहले हम सबसे पहले उस तत्व को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं जो धातु हो, और धातु के बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, और बाद में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जो मेरी विधि है उस विधि से मैं बता रहा हूँ, इस विधि से चलेंगे आप लोग तो दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण होगा उसको आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आप धातु का करेंगे, जो धातु होगा उसको संतुलित करेंगे, और धातु के बाद ऑक्सीजन को करेंगे, फिर नाइट्रोजन को, ऐसे करते चले जाएंगे और अंत में आप जाके हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। और यह अगर विधि अगर आप अपनाते हैं तो कितना ही बड़ा क्यों न रासायनिक समीकरण होगा उसको संतुलित करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे एक मेरे सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, N2 प्लस H2 इसका 2 दिया है NH3। अब हम देखेंगे पहले क्वेश्चन जो हमको मिलेगा, क्या वो रासायनिक समीकरण दिया है वह संतुलित है कि नहीं है। कभी कभार एग्जाम में संतुलित वाला ही देता, कहता है संतुलित करने के लिए, तो बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि यह संतुलित है, तो हम इसको संतुलित कैसे करेंगे। तो उस क्वेश्चन को या उस रिएक्शन को हम ऐसे ही लिख देंगे, हमारा संतुलित रहेगा। तो हम इसको चेक करेंगे, तो इसमें देख रहे हैं हमारा है N2 है, इधर 2 है, इधर N1 है, इसका मतलब ये बैलेंस है नहीं। तो बैलेंस नहीं है तो हमने बताया आपसे कि हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ जो तत्व आए हैं अगर उनमें धातु नहीं है तो पहले उनको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम N2 को बैलेंस कर रहे हैं। तो N2 इधर कितना है, इधर जो N2 है हमारा वह 2 है, और इधर जो N है, इधर N है हमारा 2 है, इधर N1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर नीचे 2 है तो इधर कहीं आप 2 नीचे नहीं लिख सकते हैं, आपको आगे लिखना पड़ेगा। तो 2 से हम गुणा कर देंगे। अब देखिए हमारा N इधर को हो गया, N हमारा 2 हो गया, N इधर हमारा 2 हो गया, इधर भी N हमारा को हो गया, 2 हो गया। लेकिन अब चलेंगे हम हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन यहाँ पहले से 3 था, H3 था, 2 से गुणा करेंगे तो अब हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 6 हो गया, और इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2। तो 2 कब 6 में बढ़ेगा, चलेगा 2 6 में तभी परिवर्तित होगा जब इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो रासायनिक समीकरण है हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक इसी तरह अब हम दूसरा भी देखेंगे, दूसरा रासायनिक समीकरण संतुलित करेंगे। हमने आपसे बताया है कि हाइड्रोजन को हम बाद में करेंगे। तो हाइड्रोजन को जब हम बाद में करेंगे तो सबसे पहले Cl2 को हम संतुलित करेंगे, Cl को। तो Cl इधर कितना है, 2 है, इधर Cl कितना है, 1। तो इधर नीचे नहीं लगाएंगे, आगे गुणा करेंगे 2 से। जब 2 से हम गुणा करेंगे तो अब हमारा Cl इधर भी कितना हो जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा इधर कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन अब हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। यह हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, इसी तरह संतुलित हो गया। अब इस तरह देख सकते हैं कि यह ऐसा विधि है जिसके द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को आप बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण मैं इसके आपको बताता हूँ। अब रासायनिक अभिक्रिया का हमने 2 रिएक्शन संतुलित करके आपको दिखाया है, 2 रिएक्शन और मैंने लिख दिया है, इनको मैं अब संतुलित करूंगा। इनको संतुलित करके आप देखेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रियाओं को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसमें हम पहला रिएक्शन संतुलित कर रहे हैं। तो हमने जो आपसे बताया है सबसे पहला हम संतुलन उसका करेंगे संतुलित जो तत्व होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए Fe है, फेरस है यानी आयरन है, इसको संतुलित करेंगे तो Fe इधर कितना है, Fe इधर 1 है, इधर भी 1 है, संतुलित हो गया है। Fe में हमको कुछ नहीं करना है, Fe भी इधर 1 है और इधर भी हमारा Fe जो है वह 1 है। अब उसके बाद हमारा मिल रहा है हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो हमने बताया है हाइड्रोजन को बाद में हम संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम संतुलित किसका करेंगे, क्लोरीन का। इधर जो देख रहे हैं हमारा Cl है वह कितना है, 2 है। देखिए ये Cl2 है तो Cl 2 है। अब इधर चलेंगे, इधर जो हमारा Cl है वह कितना है, इधर 1 है। इधर Cl हमारा क्या है, 1 है। अगर यह 2 है और यह 1 है, यानी इधर 2 है इधर 1 है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो यह Cl कितना हो जाएगा हमारा, 2।
Cl हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब Cl के बाद लास्ट में हाइड्रोजन को करेंगे, तो हाइड्रोजन हमारा इधर देख रहे हैं कितना है 2 है, इधर भी हाइड्रोजन हमारा क्या है 2 है। यह रासायनिक अभिक्रिया हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया। अब उधर देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे तो इधर हमने बताया आपसे कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में धातु होगा तो सबसे पहले हम धातु को करेंगे। तो धातु हमारे यहाँ है सोडियम धातु है, इसको हम करेंगे। तो इधर देख रहे हैं Na जो है हमारा Na है वह कितना है 1 है, इधर Na कितना है 2 है, यानी इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें Na में तो इधर भी Na 2 हो गया, इधर भी Na 2 हो गया। अब Na तो हमारा बैलेंस हो गया। अब Na के बाद हम ऑक्सीजन में चलेंगे, तो ऑक्सीजन में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा 2 है, इधर कितना है 1, यानी इस अभिकारक में जो ऑक्सीजन है वह 2 है और उत्पाद में जो ऑक्सीजन है वह 1 है। इसमें भी हम 1 2 में कब बदलेगा, जब 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर दिए, इधर भी ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। अब जब हम गुणा करते हैं तो एक चीज को इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो पहले से हमारा तत्व बैलेंस है कहीं वो तो डिसबैलेंस ना हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ सोडियम अब हमारा कितना हो गया 2 है, इधर सोडियम 2 दूनी 4 हो गया, डिसबैलेंस हो गया। तो इधर हमारा सोडियम उत्पाद में कितना हो गया, सोडियम ये तो 2 है, 2 ही है, सोडियम हमारा 4 हो गया, इधर सोडियम कितना है हमारा 2 है। तो यह 4 है या 2 है, तो 2 4 में बदल जाएगा। कब, इस 2 में 2 से गुणा करते हैं हम तब। तो इसमें अब हमको किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, यानी यह 1 था और 4 से जब 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 4। इधर भी सोडियम 4 हो गया, इधर भी सोडियम 4 हो गया, ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन तो हो गया। तो यह रासायनिक समीकरण हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया। अब कुछ और रासायनिक समीकरण के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें करीब जितने बोर्ड के रासायनिक समीकरण पूछे गए हैं या और भी जो कंपटीशन है उसमें रासायनिक समीकरण संतुलित किया गया है, तो उसको हम अलग से एक डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, इससे इस पूरे रासायनिक समीकरण को आप संतुलित करके देखेंगे और लगभग हजारों रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करके आपको दिखाएंगे कि हजारों रासायनिक समीकरण जो IIT, JEE, नीट में पूछा गया है, पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, उस भी रासायनिक समीकरण को आप सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे जो आपके सिलेबस में है भी। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है हमारी आपके सामने देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार का मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाएं लगभग बहुत कई सारी प्रकार की होती हैं जो आपके सिलेबस में है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। इसमें पहला हम रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं, लिखा हुआ है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, संयोजन माने होता है क्या जुड़ना, या योगात्मक माने भी क्या होता है जोड़। यानी हम जोड़ पढ़े हैं तो देखते हैं कोई अब जोड़ है, जैसे 3 है प्लस 4 मिलके क्या बन गया हमको 7। इधर कितने हमारे थे 2 और इधर हमको क्या मिल गया 1। सेम यही काम इस अभिक्रिया में भी होगा। यह जो अभिक्रिया होती है इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी अभिक्रिया को हम योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने अभी इसको हम विस्तार से भी पढ़ाएंगे, तब तक एक एक थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताते चल रहा है। फिर रासायनिक अभिक्रिया, सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम विस्तार से भी आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद से है वियोजन या अपघटन। वियोजन शब्द बना है वियोग से, वियोग माने होता है कौन चीज एक दूसरे से जुदा होना, अपघटन माने भी होता है टूटना। यानी अगर कोई भी पदार्थ होगा अगर वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, उसी अभिक्रिया को हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 है, एक अंक है 12 है, इसको हम तोड़ देंगे 3 धन 9 में तोड़ दिए, तो देखिए यह जो 12 हमारा था एक ही अंक था, यह 3 में टूट गया और 9 में टूट गया, और भी कई प्रकार में यह 12 टूट जाएगा, तो उसी अभिक्रिया को हम वियोजन कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों पर टूट जाएंगे, उसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद हमारा आएगा विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसमें जो अधिक क्रियाशील धातु होता है
वह कम क्रियाशील धातु के साथ जाके मिल जाता है, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई तत्व जैसे है मेरे पास, वह क्या करेगा, अभिकारक में है और कुछ उत्पाद में है। इसमें से अभिकारक में से कुछ उत्पाद में अलग वाले के साथ चला जाएगा और अलग वाला क्या होगा, जैसे आर्यस है और यह पी है और क्यू है, इसमें यह जो हमारा क्यू आर है वह क्यू के साथ आ गया, यानी आर क्यू बना दिया। और उधर हमारा यह यस है वह पी के साथ चला गया, पी एस बना दिया। तो वह जो अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया होगी। उसके बाद उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। कहता है शोषी में होता है शोषण करना, यानी अपने ओर खींचना। तो कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा अवशोषित करती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा को क्या करेगी, अवशोषित करेगी, यानी अपनी अंदर लेगी, उसी रासायनिक अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यह जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उष्माशोषी, वह उष्मा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, यानी उष्मा को अपनी ओर खींचेगा। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी एक होता है, तो यह उष्माक्षेपी जो होता है यह उष्मा को उत्पन्न करता है, यानी कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा उत्पन्न करता है उस रासायनिक अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक अभिक्रिया आएगा हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में आ जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों बनाया जा सकता है, उसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। यानी जैसे आप देखे होंगे, जैसे मेरे पास कोई बर्फ है, बर्फ को हमने गर्म कर दिया तो हमें मिल जाएगा पानी, और पानी को अगर ठंडा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, बर्फ मिल जाएगा। तो यह जो अभिक्रिया होगी वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। यानी उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चल सकती है, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनाया जाएगा, उसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, इसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा, यह एक दिशा में चलती है, उस अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, दूध से दही बना दिया और दही से अब हम दूध नहीं बना पाएंगे, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बाद हमारे पास है दो और अभिक्रिया है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और एक हमारी अपचयन अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है और अपचयन क्या होता है, जिस अभिक्रिया में कोई इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाए उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है उसे अपचयन कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ हो, उसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा, उसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यानी जितनी यह अभिक्रिया आपके सामने दिया गया है, अब एक एक अभिक्रिया को हम विस्तार पूर्वक इसके विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह अभिक्रिया कैसे संपन्न हो रही है या कैसे यह अभिक्रिया हो रहा है, और इस अभिक्रिया के क्या उदाहरण है और इस अभिक्रिया के क्या परिभाषा है। आप एक बार वीडियो देखेंगे, ध्यान लगा कर देखेंगे, फिर आपको न लिखने की जरूरत पड़ेगी न याद करने की जरूरत पड़ेगी। आपको एक ही बार में वीडियो अगर ध्यान से देख लेंगे तो पूरा लेक्चर आपको याद हो जाएगा, और यह इसी तरह यह पूरा चैप्टर भी अब लगभग में समाप्त हो जाएगा। तो अब हम एक एक रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। इस अभिक्रिया में अब हम पहला देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। अब देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया, हमने आपको बता दिया है सबका संक्षेप रूप में। अब जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमने आपको संक्षेप में बताया है उसका विस्तार पूर्वक हम वर्णन करेंगे। जैसे हमने बताया आपसे संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया हमने बताया था, तो हमने बताया था जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर
केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसी अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहेंगे। यानी संयोजन अपक्रिया में आपको क्या चाहिए, दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक में भाग लेंगे और उनके फलस्वरूप केवल एक ही पदार्थ उत्पाद के रूप में जब प्राप्त होगा, उसी अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमने देखिए लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक ही पदार्थ, देखिए यहाँ लिखा है, केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे मान लिया हमारे पास कोई तत्व है, हमने लिख दिया H2 हाइड्रोजन गैस है प्लस क्लोरीन गैस है। अब यह आपस में अपक्रिया कर दिया और आपस में अपक्रिया करके इसने जो तत्व बना दिया वह बना दिया 2HCl। यह देखिए इसमें क्यों अभिकारक में तत्व है, एक H2 है एक Cl2 है, दो है। इधर हमारा क्या बन गया, एक। यानी हमारी अभिक्रिया की जो परिभाषा थी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक ही पदार्थ, देखिए केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी अभिक्रिया को हम संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया C अब प्लस लिख दिया हमने O2, इससे हमने बना दिया CO2। इसमें भी देख रहे हैं एक तत्व हमारा C है, दूसरा हमारा O2 है, यह आपस में क्रिया करके CO2 बना दिया, तो यह जो अपक्रिया होगी वह योगात्मक अपक्रिया होगी। योगात्मक अपक्रिया की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। योगात्मक अपक्रिया के बाद अब हम चर्चा करेंगे दूसरी अपक्रिया हमारी है वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया को मैंने पहले भी आपको समझा दिया है कि वह रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, उसी अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी उसमें एक पदार्थ रहेगा आपका, वह किसी ताप दाब या सांद्रण में परिवर्तन के कारण वह जो हमारा पदार्थ होगा वह किसी न किसी कारणवश दो या दो से अधिक पदार्थों में जब टूट जाएगा, तो उसी अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहेंगे। देखिए हमारी परिभाषा भी है, वह अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक, देखिए हमने लिखा है कि वह अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसका आप उदाहरण देखेंगे, जैसे हमने उदाहरण आपको लिख दिया है 2HCl, यह एक ही तत्व है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको जब हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो यह H2 प्लस Cl2 में टूट जाएगा। देखिए इधर कितना अपकारक, हमारे अभिकारक में कितने तत्व थे, एक था, उत्पाद में कितने हो गए, दो। देखिए यहाँ एक ही तत्व था HCl, इधर क्या मिल गया हमको, H2 मिल गया और Cl2 मिल गया। तो जो यह अभिक्रिया होगा उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी कहता है कि वह अपक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एक और मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, H2O है, जल है, इसकी अब हम अपक्रिया कराएंगे तो यह अकेले है, H2O अकेले है, इसको करेंगे तो हमारा टूट जाएगा H2 प्लस O में, तो यह हमारा हो जाएगा कौन सा, वियोजन अपक्रिया, जिसमें एक अभिकारक में एक तत्व हो, उत्पाद में दो तत्व। ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसके अभिकारक में एक तत्व हो और उत्पाद में दो या दो से अधिक तत्व हो, उस अपक्रिया को भी हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो अब स्टूडेंट हम देखेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो हमने बताया था आपको विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें किसी एक तत्व के परमाणु या परमाणुओं के स्थान पर, परमाणु या परमाणु के समूहों के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है, उसी अपक्रिया को हम
विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, एक तत्व के परमाणु के स्थान पर किसी दूसरे तत्व के परमाणु का स्थान आ जाना ही विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। विस्थापन अपक्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहले हम इसका विस्थापन अपक्रिया का पहले परिभाषा देखेंगे, फिर इसका टाइप देखेंगे। आपको उसका अब हम डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन कह रहा है, जो हमने अपक्रिया आपको बताया समझाया है वही चीज डिफिनीशन भी कह रही है। कह रहा है कि वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व के परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरे तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, इसका अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो उदाहरण जो हमारा है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया NaCl ले लिया और प्लस लिख दिया हमने H2, इसके साथ अब हम अपक्रिया कराना चाहते हैं। तो मान लीजिए देखिए हम Na है और Cl है और H2O को ऐसे लिख सकते हैं का HOH। अब देखिए इसमें पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, यहाँ पहला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो पहला का प्लस जो होता है वो दूसरे के माइनस के साथ जाके मिलता है, तो यह NaOH हो गया। अब प्लस, अब पहला का दूसरे का प्लस पहले के माइनस से मिलेगा, तो यह हो जाएगा हमारा HCl। यही अब हमारी अपक्रिया जो है वह प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। देखिए कैसे Na था, इसके साथ दूसरे का OH आ गया, तो यह NaOH बन गया, और जो Cl Na के साथ था वह H के साथ चला गया, तो मिल गया हमारा कौन चीज HCl। इसी अपक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। जो विस्थापन अपक्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है एकल विस्थापन अपक्रिया और दूसरी जो होती है वह द्वि विस्थापन अपक्रिया होती है। यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है एकल विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन अपक्रिया होता है, और जो दूसरा होता है वह होता है द्वि विस्थापन अपक्रिया। द्वि विस्थापन अपक्रिया होता है। विस्थापन को प्रतिस्थापन भी हम बोल सकते हैं। द्वि विस्थापन अपक्रिया होता है। देखिए एकल विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, एक ही तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ जाके मुड़ेगा। अगर किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे के साथ एक ही परमाणु जाएगा तो उसे एक विस्थापन अपक्रिया कहेंगे, और जब दो जाएगा यानी पहला का दूसरे के साथ और दूसरे का पहले के साथ मिलेगा तो उसे हम द्वि विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। यानी एकल विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, एक ही तत्व किसी अन्य के साथ जाएगा, तब एक तत्व दूसरे के साथ सिर्फ जाएगा तो उसे एकल विस्थापन कहेंगे, और जब पहले का दूसरे के साथ और दूसरे के पहले के साथ आएगा तो उसे हम द्वि विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। तो अब डियर स्टूडेंट हम देखेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, या वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक को बनाया जा सकता है, उसी अपक्रिया को हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया की जो परिभाषा होती है वो टू टाइप की होती है। पहला परिभाषा हमारा यह हो सकता है उत्क्रमणीय अपक्रिया की, वह अपक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। या दूसरा हमारा परिभाषा होता सकता है कि वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक को बनाया जा सकता है, उसी अपक्रिया को हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहेंगे। देखिए जैसे हमने परिभाषा लिखा है कि वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक को बनाया जा सकता है उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अब इस अपक्रिया को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपने देखा हुआ है कि जैसे मेरे पास कहीं पानी है, पानी को अगर हम ठंडा करेंगे तो हमको क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, और बर्फ को फिर हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पानी मिल जाएगा। तो यह अपक्रिया जो होती है वो अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों बनता है। और जो यह अपक्रिया होता है उसका जो सिंबल होता है वह दो तीर के से बनता है। एक तरफ आधा तीर एक तरफ होगा, यानी इस अभिकारक से उत्पाद बन गया, अब फिर उत्पाद से क्या बन गया,
अभिकारक बन गया। यह जो होता है इसका उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल होता है। कहीं भी अगर इस तरह कोई अभिक्रिया बनी हुई है तो आप समझ लिए यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया H2 यानी हाइड्रोजन गैस, फिर I2 ले लिया यानी आयोडीन गैस। अब इसको हमको अभिक्रिया कराना है तो इस अभिक्रिया को हम कराएंगे तो हमको हो जाएगा 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। और यह जो अभिक्रिया होगी यह अभिक्रिया हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसी के ठीक उल्टा हमारी एक और अभिक्रिया होगी जिसको हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनेगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद को बनाया जा सकता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक को नहीं बनाया जा सकता है, उसी अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा होती है कि ऐसी अभिक्रिया जो सिर्फ अग्र दिशा में संपन्न होती है यानी एक ही दिशा में संपन्न होती है, उसी अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो अभिक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न होगी उसी अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे और इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ हमने परिभाषा लिखा हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनाया जा सकता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक को नहीं बनाया जा सकता है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया दूध। अगर मान लीजिए हम दूध से दही बना दिए, क्या दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए यह क्या कहलाएगा? एक ही दिशा में संपन्न होगी। यही अभिक्रिया एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। लेकिन इसको रासायनिक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने लिया है 2Na ले लिया और प्लस इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया H2O से, तो H2O से कराएंगे तो यह बनेगा 2NaOH हो जाएगा और प्लस आपका बन जाएगा H2O, H2 बन जाएगा। H2 क्या हो जाएगा? गैस। फिर जब गैस बन के H2 उड़ जाएगा तो फिर उसे पुनः हम H2O नहीं बना पाएंगे। जैसे हमने 2Na ले लिया, 2Na की क्रिया जब हम जल से कराएंगे यानी सोडियम की क्रिया जब हम जल से कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। यह गैस बन जाएगी तो गैस बन के उड़ जाएगा तो फिर पुनः इस उत्पाद से हम इस अभिकारक को नहीं प्राप्त कर सकते। रसायन की भाषा में अगर कहीं ऊपर की ओर तीर लगा है इसका मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि यह गैस बन के उड़ रहा है। अगर वह नीचे की तरफ तीर लगा है इसका मतलब वह ठोस पदार्थ है और वह पेदे पर जाकर बैठ जा रहा, पेदे पर बैठ जाना जो भी हमारा रिएक्शन है वो। अब अगला अभिक्रिया हम देखेंगे। अब मात्र हमको लग रहा है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी बस अभिक्रिया बचा हुआ है। अगली अभिक्रिया हम देखेंगे, हमारी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी माने होता है शोषण करना, शोषी माने होता है शोषण करना। इसका मतलब होता है अपनी ओर खींचना, अपनी ओर क्या करना, इसको खींचना हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती हो, ऊष्मा दी नहीं जाती हो, ऊष्मा ली जाती हो, उसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपने अच्छी तरह से जानते हैं शोषी माने होता है शोषण करने वाला, यानी ऐसा अभिक्रिया जो ऊष्मा लेकर संपन्न हो, या ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करती है, उसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया का हम डिफिनीशन देखेंगे तो कहता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा अवशोषित हो, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए या जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होती है या अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है PCl5, यह हमारा गैस है, प्लस अब यह जब ऊष्मा लेगा तो यह दो भागों में टूट जाएगा, और दो भागों में टूटेगा तो जब दो भागों में हमारा टूटेगा, जब यह ऊष्मा लेगा तो हमारा PCl3 हो जाएगा और PCl2 हो जाएगा। यानी हमारा टूट जाएगा दो भागों में
तो यह हो जाएगा हमारा PCl3, तो यह Cl3 गैस होगा और प्लस ये भी हमारा मिल जाएगा Cl2, ये भी हमारा गैस है। यानी यह PCl5 को PCl3 और Cl2 में तोड़ने के लिए हमको इस अभिक्रिया को ऊष्मा देना पड़ेगा, तभी जाके यह अभिक्रिया संपन्न होगी। इसीलिए यह अभिक्रिया ऊष्मा ले रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला अब अभिक्रिया हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया का व्युत्क्रम है। यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा ले के अभिक्रिया संपन्न हो रही थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा दे के अभिक्रिया संपन्न होगी। यानी कहता है कि वह अभिक्रिया जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कहीं लकड़ी आप उसको जला रहे हैं तो आपको ऊष्मा मिलेगी, तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। अब मान लीजिए जैसे आपको खाना बनाना है, दावल बनाना है, चावल बनाना है, तो उसको आप ऊष्मा देंगे तब वह बनेगा, तो वह हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो कहता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या वह अभिक्रिया जिसके कारण ऊष्मा निर्गत होती है उसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कराने पर आपको ऊष्मा क्या होगी, प्राप्त होगी। हमने आपसे बताया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब परिभाषा के द्वारा इसको देखेंगे हम, तो हमने परिभाषा में लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए हमने लिखा है यहाँ कि ऐसी अभिक्रिया जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसके कारण आपको ऊष्मा उत्पन्न होगी उसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में लिखा हमने 2H2 गैस है और O2 ले लिया, इसकी अभिक्रिया कराया तो मिल गया हमको 2H2 और प्लस मिल गया हमको 136.8 किलो कैलोरी, हमको ऊष्मा क्या हो गई, मुक्त हो गई। इसी अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब अगला वह हम अभिक्रिया देखेंगे उपचयन अभिक्रिया। यह जो उपचयन अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जो हमारी यह अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए जो हमारी उपचयन अभिक्रिया है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में इसको रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके कारण किसी तत्व में ऑक्सीजन जुट जाता है उसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुट जाए किसी तत्व से उसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुट जाए उसी अभिक्रिया को हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उपचयन अभिक्रिया हमने आपसे बताया था कि उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है। यानी कह रहा है कि अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होना ही उपचयन कहलाता है। यानी कोई अभिक्रिया हो रही है उस समय किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुट जाता है तो वह उस तत्व का उपचयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2Cu है, अब प्लस इसमें ऑक्सीजन हम जोड़ दिए, हमारा मिल गया 2CuO। यह हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं अब इसी का अपोजिट जो है हमारा वह है अपचयन अभिक्रिया। हमने आपसे बताया है जो उपचयन अभिक्रिया है उसी का अपोजिट जो होता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन में किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन निकल जाएगा। यानी कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमने लिखा हुआ है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना ही उसका उपचयन कहलाता है। यानी कोई पदार्थ है मेरे पास, यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना ही यानी उसका उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ हो, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलेगा उसी का ही हम उसका क्या कहेंगे,
अपचयन कहलाता है। यानी कहता यह है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना ही उसका अपचयन कहलाता है। तो अपचयन कहलाता है, जैसे देखिए ZnO है और प्लस Cu है। अब Zn से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और वह ऑक्सीजन Cu के साथ जुड़ जा रहा है। तो Cu के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो यह हमारा हो जाता है CuO। तो यह हमारा क्या हो गया, यहाँ Zn का हमारा क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि Zn से हमारा ऑक्सीजन निकल गया। जिस तत्व से ऑक्सीजन निकलता है उसी तत्व को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, और जिसमें जुटता है उसे उपचयन कहते हैं। इसी में देखिए Zn से ऑक्सीजन निकला है तो Zn का अपचयन हो गया, Cu में ऑक्सीजन जाके जुट गया तो Cu का क्या हो गया, उपचयन हो गया। अब दोनों अपक्रियाओं को मिलाकर एक हमारी अपक्रिया आएगी जिसे हम कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ का अपचयन और दूसरे का उपचयन होता है, उसी अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अगला अपक्रिया जो हमारी है अपचयन और उपचयन दोनों को मिलाकर है। कहता है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन और दूसरे का उपचयन हो उसी अपक्रिया को रेडॉक्स होंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। यानी किसी अपक्रिया में, एक ही अपक्रिया में ऑक्सीजन निकले एक तत्व से और दूसरे में जुड़ जाए, उसी अपक्रिया को हम अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। देखिए हमने लिखा है यहाँ कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का उपचयन और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी वह अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो उसी अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया में उपचयन और अपचयन एक ही अपक्रिया में हो जाती है, यानी दोनों साथ साथ होता है। जैसे देखिए ZnO है, Zn से ऑक्सीजन निकला और Cu में जुट गया तो Zn का क्या हो गया, ऑक्सीजन निकलता